प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? कैसे हैं भाई आप सभी लोग? चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट शो नंबर 4 है। और ये सीरीज जो हमारे टॉप कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको टॉप नॉच क्वेश्चन चाहिए होते हैं, जिनको टॉप कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं कम समय में, अच्छे कॉन्सेप्ट, उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो रही है। मैं ये मानता हूं कि जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन आना तो घूम के उनको भी एक दिन यहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन तो इसी से होगा। ठीक है? तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है ये। बस आप रिवाइज करते रहिएगा इसको, मेरी सलाह है। मैं बता दूंगा आप लोगों को, मैंने पहले भी कहा था कि 10 दिन के अंदर, मतलब 10 क्लास के बाद, आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि यार हमने बहुत कुछ चीजें सीखी हैं इसमें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पॉज करिएगा, मैं साइड हट जाता हूं। पॉज करके सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है? चलिए, तो आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा इसका। पॉज करके करना, पहले एक बार पढ़ो, 2-3 बार अच्छे से, नहीं हो रहा है तब सॉल्यूशन पे आओ, ठीक है? Notwithstanding, we were all busy that weekend, we had to cancel the outing। वो कह रहा है कि भले, देखो, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि जो हमारे पास नॉट विद स्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या होता है और ये है क्या, तो आपको समझ में आएगा कि नॉट विद स्टैंडिंग होता है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? फ्रेज। प्रेपोजिशन कभी भी अपने पीछे क्लॉज नहीं लेता। फिर अगर मैं आपसे कहूं एज ऑब्लिक सिंस ऑब्लिक बिकॉज, ये तीन होते हैं कंजक्शन। और कंजक्शन अपने पीछे क्या लेता है? कंजक्शन अपने पीछे लेता है क्लॉज। और क्लॉज होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, शब्दों का एक समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इसमें सब्जेक्ट और प्लस वर्ब नहीं होगा। अब मेरी बात यहां पर यह है कि उसने कहा वी वर, तो मिल गया आपको, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गई, है ना? ये रहा सब्जेक्ट और ये रही आपकी मेन वर्ब। हम बिजी थे, उसके बावजूद, सॉरी, क्योंकि हम बिजी थे इसीलिए हमें कैंसिल करना पड़ा आउटिंग को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी थे। तो यहां पर जो ये क्लॉज दिया है, इस क्लॉज में क्या दिया हुआ है? रीजन। और इस क्लॉज में रिजल्ट आ गया। जब एक क्लॉज में रीजन दिया हो और दूसरे में रिजल्ट आ गया हो, तो आपको रीजन और रिजल्ट के लिए कंजक्शन चाहिए, और कंजक्शन यही है तीनों। तो प्रेपोजिशन तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, लेकिन कंजक्शन भी आएगा तो कौन सा आएगा? या तो एज, या सिंस, या बिकॉज। इन तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, क्योंकि तीनों का एक ही मतलब होता है। बात समझ में आ गई यहां तक सभी को? तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। नॉट विद स्टैंडिंग तो आपको वैसे भी बहुत अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, या हम कह सकते हैं डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ। ठीक है? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 एमटीएस 2025 में आपसे पूछा, पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। चलिए, द गोल्डन टेम्पल वॉज क्राउडेड बाय मिलियंस ऑफ डिवोटीज। गोल्डन टेम्पल जो है वो भरा हुआ था किससे? मिलियंस ऑफ भक्तों से, यानी कि डिवोटीज से। अब गोल्डन टेम्पल अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्राउडेड हो गया पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये पैसिव वॉइस आ गया। पैसिव वॉइस में जब हम बात करते हैं तो क्राउडेड, क्राउडेड के साथ जो प्रपोजिशन लगेगी वो लगेगी विद। क्राउडेड विद समवन या समथिंग, इसका मतलब होता है, जब हम कहते हैं क्राउडेड विद समवन, इसका मतलब होता है फुल ऑफ, किसी चीज से भरा हुआ होना। जैसे फील्ड आता है तो फील्ड विद होता है, क्राउडेड के साथ क्राउडेड विद समवन आ जाएगा। ऐसे ही इन्फेस्टेड विद आ जाता है, थ्रोंग्ड आता है तो थ्रोंग्ड के साथ विद आ जाता है। ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन प्रेपोजिशन का। यहां पर बाय की जगह क्या आ जाएगा? विद क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक? पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए जी, रोक के आप पढ़िएगा। सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी हमारा यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद नीड्स मेन वर्ब है, एस लगा हुआ है सब्जेक्ट के हिसाब से।
अब यह है हमारा आर्टिकल। डिटेल्ड क्या? फीडबैक। फीडबैक है नाउन। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। जैसे इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, है ना, ज्वेलरी, ये सब अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या ए और एन आर्टिकल लगाते हैं? कभी नहीं लगाते। सीधे सीधे रूप में तो कभी नहीं लगा सकते। आप एन इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल ए और एन तो आता ही नहीं है अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर आर्टिकल का एरर था। तो ये नाउन है, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, जो फीडबैक की विशेषता बता रहा है। बात समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा था, है ना, नया था, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज तो कर कर किया हमने, बट ये वाला हमने बहुत बार, हम पता ही नहीं होता। तो इस बार ऐसे ऐसे वर्ड दिए हैं उसने जो नए थे थोड़े से। मैंने ये सारे के सारे जो न्यू वर्ड्स भी थे या पुराने वाले, आपको कॉन्सेप्ट बुक में देख रखे हैं। आप जाके वहां पर चेक कर सकते हो कॉन्सेप्ट के अंदर। चलिए पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। द इन्वेस्टिगेशन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। कैरीड आउट, फ्रेजल वर्ब है। कैरी आउट का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट। द इन्वेस्टिगेशन, ये है पास्ट पार्टिसिपल, कैरीड आउट। इन्वेस्टिगेशन जो कि कैरी आउट यानी कि एग्जीक्यूट की गई थी, किसके द्वारा? बाय द स्पेशल कमेटी, स्पेशल कमेटी के द्वारा। रिवील्ड, उस इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया। तो ये हो गई इसकी वर्ब, फाइनाइट वर्ब। आप कहोगे सर वॉज कैरीड आउट क्यों नहीं हुआ? सवाल होगा आपके मन में, ये वॉज कैरीड आउट क्यों नहीं हुआ? देखो बेटा, अगर मैं यहां वॉज कैरीड आउट कर दूंगा तो क्वेश्चन फिर मुझे यही खत्म करना पड़ेगा, ये क्लॉज, कि द इंफॉर्मेशन वॉज कैरीड आउट बाय द स्पेशल कमेटी। फिर आगे इस वर्ब को, इस क्लॉज को कैसे जोड़ूंगा? तो ऐसे केस में अगर मैं हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा और मेन वर्ब, तो फिर तो ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं होगा। ये पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल ही कंजक्शन का काम कर सकता है, जोड़ने का एक तरीके से, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब को हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर ये जो है ये पैसिव में था, लेकिन हमने, यही तो होगा, द इन्वेस्टिगेशन विच वॉज कैरिड आउट, जो कि कैरी आउट किया गया। तो विच भी हटाया, वॉज भी हटाया, सीधा बच गया कैरिड आउट। ठीक है, क्योंकि पैसिव में जा रहा था। तो इन्वेस्टिगेशन जो कि कैरी आउट किया गया इन स्पेशल कमेटी के द्वारा, उस इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया, क्या रिवील किया? एविडेंस, सबूत। कौन से सबूत? दैट इंप्लीकेटेड सेवरल ऑफिशियल्स, वो सबूत जिसने बहुत सारे ऑफिशियल्स को क्या किया? इंप्लीकेट किया, मतलब आरोप लगाना, उनको आरोपित करना, किसी को एक्यूज करना। किस केस में? फाइनेंशियल स्कैंडल के केस में। तो याद रखना, इंप्लीकेट समवन, इंप्लीकेट समवन इन समथिंग, इंप्लीकेट समवन इन समथिंग, किसी को किसी चीज में इंप्लीकेट करना, किसी चीज में फंसाना। तो यहां पर फॉर नहीं होगा, इन होगा। तो उन्हें इस स्कैंडल में इंप्लीकेट किया। ठीक है, वो जो सबूत मिला, उस सबूत ने उनको इस स्कैंडल में इंप्लीकेट किया। बस समझ में आ गई सभी को? ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था। इसमें आर्टिकल के क्वेश्चन 2025 में बहुत आए हैं, प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस बहुत आए हैं, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसको पॉज करके सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। द इंडिजिनस ट्राइब्स लिविंग deep within the rainforest have remained consistently hostile against any outside interference of for decades। वो ये कह रहा है कि जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, मतलब वहां के जो ट्राइब्स हैं, इंडिजिनस मतलब नेटिव, जो नेटिव ट्राइब्स हैं वहां के, लिविंग जो रह रहे हैं, डीप, अच्छा ये फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। द इंडिजिनस ट्राइब्स आर लिविंग, ये भी तो हो सकता है, बट आर लग के फिर जो आगे का क्लॉज है, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दूसरा क्लॉज नहीं जुड़ेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो अगला क्लॉज जुड़ जाएगा। या तो फिर मुझे करना पड़ेगा द इंडिजिनस ट्राइब्स विच आर लिविंग, जो रह रहे हैं। लेकिन अगर मैं विच को भी हटाऊंगा, आर को भी हटाऊंगा, तो फिर लिविंग बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ताकत होती है कि वो क्लॉज को जोड़ सकता है।
ठीक, तो आर हट जाएगा यहां से, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इंडिजिनस ट्राइब्स लिविंग डीप विद इन द रेन फॉरेस्ट, जो रेन फॉरेस्ट के काफी अंदर तक रहते हैं, वो ट्राइब्स, अब प्लूरल है तो हैव रिमेन्ड कंसिस्टेंटली हॉस्टाइल, वो हमेशा से ही हॉस्टाइल रहे हैं, मतलब उनको पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस, उनको बाहर से कोई इंटरफेरेंस किसी का पसंद नहीं है। कब से? डिकेड्स, सदियों से ये काम चला आ रहा है। सिंस और फॉर के साथ जब टाइम दिया होता है तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगता है, तो हैव रिमेन्ड टेंस यहां पर सही लगाया उसने। गलती क्या है? हॉस्टाइल के साथ प्रेपोजिशन लगती है टू। हॉस्टाइल टू का मतलब होता है अनफ्रेंडली, कोई चीज पसंद ना आना। तो ये भी क्वेश्चन प्रेपोजिशन का था और ये आया हुआ क्वेश्चन है पिछले साल का ही। ठीक है, ये रहा हॉस्टाइल टू मतलब अपोज टू, किसी चीज के विरोधी होना या नापसंद होना। चलिए, दिल्ली पुलिस एससीएम 2026 में ये क्वेश्चन हुआ, हालांकि 25 था लेकिन पेपर 26 में हुआ तो वही डेट डाल दी। चलो पॉज करके इसको सॉल्व करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? नॉट ओनली इज विराट कोहली, नॉट ओनली के बाद इज विराट कोहली तो सही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत है, सही ढूंढते हैं। नॉट ओनली इज विराट कोहली, ये भी गलत हो गया। विराट कोहली इज नॉट ओनली अ गुड कैप्टन बट ऑल्सो अ ग्रेट बैट्समैन, क्योंकि जब विराट कोहली को आपने कॉमन ले लिया, पार्ट ऑफ स्पीच ये कॉमन हो गया, ये नॉट ओनली के बाहर आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर दोबारा ही लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। विराट कोहली इज नॉट ओनली अ गुड कैप्टन बट ऑल्सो अ ग्रेट बैट्समैन, ये हो सकता है। विराट कोहली नॉट ओनली इज अ गुड कैप्टन बट ऑल्सो इज, देखो बार बार इज लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच आप बाहर ले लेते हो नॉट ओनली के, तो रिपीटिशन जो है उस क्यों कंजक्शन क्यों लगाया, जिससे रिपीटिशन हटे, तो कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच इज जो है वो बाहर आ जाएगा, तो बार बार इज लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए जी, पॉज करके सॉल्व करेंगे। अब देखो, मैं बहुत अच्छे से फीलिंग समझ रहा हूं आप लोगों की कि ऐसे क्वेश्चंस में आजकल आपको एरर नहीं मिलता, जबकि एडिक्विटी इसी टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है आपको, सीधे सीधे टीचर्स वालों में तो मिल जाता है ना, लेकिन हमें इन्हीं की हैबिट डालनी है। शी वर्कड कंटिन्यूसली, उसने लगातार मेहनत करी ऑन द हाईली डिमांडिंग प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पर। अब देखो यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? विच वॉज असाइंड, जिसको असाइन किया गया था, विच वॉज असाइंड। तो अगर आपको विच वॉज असाइंड लिखना है वो भी सही है, सीधा लिख दो असाइंड बाय द। तो सर आप डिफरेंस क्या है? देखो फर्क ये है, जब मैं विच वॉज असाइंड लिखूंगा ना, विच वॉज असाइंड, तो इसमें ये हो जाएगा कनेक्टर जोड़ने वाला, इस क्लॉज को इस क्लॉज से, ये हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब रह जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ ये सिर्फ मेन वर्ब रह जाता है, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होता। तो अभी जोड़ने की ताकत इसमें नहीं है, जोड़ने की ताकत है रिलेटिव प्रोनाउन में। अगर मैं यहां से सपोज करो ये हटा देता हूं रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हेल्पिंग वर्ब ये मेन वर्ब, तो अब जोड़ेगा कौन, ताकत किस में है? तो फिर हम एक काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हटा देते हैं, फिर जो बचता है ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, और अब ये पार्टिसिपल जो है जोड़ने की ताकत रखता है। मतलब ये कह सकते हो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कंजक्शन का भी काम करते हैं, दो क्लॉज को जोड़ने का भी काम करते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखते हो कि यार ये पैसिव का फॉर्मेट तो बन रहा है, ये जोड़ने की सेंस कैसे, जोड़ कौन रहा है इसको, मीनिंग तो सही आ रहा है, तो जोड़ यहां पर पार्टिसिपल रहा होता है, ये खुद ही कंजक्शन का काम कर रहा होता है, और इसीलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब लग गई तो फिर वो पार्टिसिपल नहीं रह जाएगा। पार्टिसिपल वो तभी होगा जब वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी आ गई तो वो तो एक नॉर्मल वर्ब हो जाएगी, फिर पार्टिसिपल नहीं होगा। पार्टिसिपल होगा जब हम उस हेल्पिंग वर्ब को हटा रहे होंगे, इसीलिए यहां से हेल्पिंग वर्ब हट जाती है। होपफुली इस वाले में मजा आया होगा आप सभी को सीख के, है ना? कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। तो उसने कहा कि उसने काम किया लगातार उस हाईली डिमांडिंग प्रोजेक्ट पे, जो प्रोजेक्ट असाइन किया गया उसके सीनियर के द्वारा, विदाउट टेकिंग एनी प्रॉपर रेस्ट, बिना किसी रेस्ट के। ठीक है, कब तक? मिडनाइट तक। मिडनाइट क्या है? एक टाइम है। अनलेस क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन के बाद नाउन नहीं आता,
प्रेपोजिशन के बाद ही नाउन या प्रोनाउन आता है, और अनलेस सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, कंजक्शन है। अंटिल क्या है, अंटिल कंजक्शन भी है और प्रेपोजिशन भी है, लेकिन कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ, अनलेस सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन है, ये प्रेपोजिशन नहीं होता, तो ये अपने पीछे नाउन प्रोनाउन नहीं लेगा, ये ले सकता है प्रेपोजिशन के रूप में। तो टाइम बता रहा है तो अंटिल आएगा वहां पर। ठीक है, मजा आया बात में? चलिए पॉज करके सॉल्व करेंगे, आ जाइए। ही हैज नॉट बीन इन टच विद हिज ओल्ड फ्रेंड्स, वो अपने ओल्ड फ्रेंड से टच में नहीं है। कब से नहीं है, कॉलेज डेज से नहीं है। अब कॉलेज डेज जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा आपने पढ़ा है सिंस 1947, सिंस मैरिज, सिंस अराइवल, सिंस डिपार्चर, सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस लास्ट मंथ, ये तो ऐसे ही कॉलेज डेज एक समय बताया गया है भाई, उस समय से लेकर अब तक, ड्यूरेशन नहीं है, वो एक पॉइंट बताया कब से, कॉलेज डेज से लेकर अब तक। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में आता है, आप इसे पीरियड ऑफ टाइम कैटेगरी में ना लें, चाहे आप कितना भी रिसर्च कर लें, पॉइंट ऑफ टाइम ही होता है। तो बस पॉइंट ऑफ टाइम प्रूव होते ही सेंस आएगा। अब सोचो मैं आपको अगर यहीं पर दे देता फॉर 2017, तो तुम लोग तुरंत लगा देते ना, ये हो जाता आपका टीसीएस। लेकिन रिसर्च करके कि यार ऐसा कौन सा पॉइंट है जो बच्चे को नहीं आता है, गलत हो सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है निकाल के ही आपको दिए जाते हैं शाम को 5 बजे रोजाना। पॉज एंड सॉल्व। चलिए अब सॉल्यूशन करेंगे। यहां पर हमने देखा ये है हमारा सब्जेक्ट, नीड के साथ नॉट लग गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो बेटा ये तो फिर तो मॉडल है, क्योंकि मॉडल ही तो होता है। नीड और डेयर या तो मॉडल होंगे या वो मेन वर्ब होंगे। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मॉडल है। अगर ये मॉडल है तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि नीड और डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब है यानी कि मॉडल है, तो ये लेते हैं अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म, क्योंकि हर हेल्पिंग वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब पूरा लिखते हैं, हर मॉडल हेल्पिंग वर्ब या हर मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है। लेकिन अगर नीड और डेयर मेन वर्ब हो जाए तो ये लेते हैं 2+V1। सिंपल लैंग्वेज, नीड और डेयर मॉडल है तो बेस फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव, मेन वर्ब है तो इन्फिनेटिव। तो हमने प्रूव कर लिया ये मॉडल है, क्योंकि नॉट लगा है इसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है तो हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल है। अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो फिर तो बेस फॉर्म आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब के बाद। आज समझ में आ रहा है, इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। तो फिर मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, टू हटाना पड़ेगा, इन्फिनेटिव नहीं आएगा उस समय पर। तो आप बोलोगे जी फिर तो ये फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी क्योंकि मॉडल परफेक्ट बन रहा है। जैसे मैंने कहा शुड प्ले, तो परफेक्ट कैसे बनेगा, शुड हैव प्लेड। बात समझ में आ गया, मॉडल प्लस V1 होता है मॉडल इंडेफिनिट, और मॉडल के साथ हैव लगते ही वो मॉडल परफेक्ट हो जाता है। लेकिन इसने यहां पर एक्स्ट्रा हमें टू दे रखा था, जबकि ये मॉडल के रूप में काम कर रहा है। टू तो तब आता है जब वो मेन वर्ब हो। था ना बढ़िया क्वेश्चन? पॉज एंड स्टार्ट, सॉल्व करेंगे पॉज करके। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। व्हेन वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं एक लंबे समय के लिए, तो द वेपर मॉलिक्यूल्स रेज। अच्छा ये जीरो कंडीशनल है, वैसे जीरो कंडीशनल का मतलब होता है इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्स्ट कंडीशनल का मतलब होता है कि एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जब, और ये तो जीरो कंडीशनल ही तो है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वेपर मॉलिक्यूल्स जो है वो एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये रेज और राइज बहुत तंग करता है। राइज होता है इंट्रांजिटिव वर्ब और रेज होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ये अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब यहां तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, रेज व्हाट, कुछ भी नहीं है। आप कहोगे ये है, तो ये तो इस इनटू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कि किस में मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में।
तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट है नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए थी, तो राइज इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यह है ग्रामेरियन के हिसाब से पढ़ना कि भाई इंट्रांजिटिव है तो राइज, ट्रांजिटिव है तो रेज। देसी में सुन लो, जब कोई चीज अपने आप हो रही है तब तो होगा राइज, जब किसी चीज को बढ़ा रहे हैं, ले जा रहे हैं, तब होगा रेज। अब मॉलिक्यूल्स अपने आप क्या है, जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, ये थोड़े ना हम किसी चीज को ले जा रहे हैं। तो आप ऐसे लगा सकते हो, पानी का स्तर बढ़ रहा है, राइजिंग, खुद बढ़ रहा है। हम दाम बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना, किसी चीज पे एक्शन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, रेज द प्राइस, रेज द प्राइस, क्योंकि रेज के पीछे ऑब्जेक्ट आ गया प्राइस। तो आप देसी में चाहो तो देसी में समझ लो, ग्रामेरियन के हिसाब से दोनों रास्ते अवेलेबल है। ठीक है जी, चलिए तो अब आते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी मैं इस सीरीज के बेस्ट, क्योंकि मैंने उस दिन बोला था कि डेली निकालूंगा, बट डेली मैंने देखा पॉसिबल नहीं है, कि बाद में बच्चे कमेंट करते हैं। मैं इस सीरीज के बेस्ट क्वेश्चंस, मतलब बेस्ट स्टूडेंट को निकालूंगा जिसने, जो मैं क्वेश्चन एक डेली छोड़ता हूं उसके एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हो। तो उसमें जो बच्चा मुझे अच्छे से दिए लगेगा उसी के नाम हम लोग लिस्ट निकाल लेंगे, चाहे 10 क्लास हो इसमें या 15 हो, और उन्हीं 10-15 जो भी बच्चे होंगे उनको हम लोग अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे, स्पेशली हमारी बुक। ठीक है, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा अपनी तरफ से। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं।